नमस्कार, एग्ज़ाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आपके लिए जेटेट परीक्षा 2025-26 की तैयारी को लेकर के। तो आप सभी जेटेट का परीक्षा देने के लिए तैयार होंगे। जेटेट परीक्षा बहुत जल्द होने वाली है, तो आप सभी यहां पे क्लासेज के लिए अवश्य जुड़ेंगे। आपको बताते चले, जेटेट में तैयारी को लेकर के बहुत तरह से आपके मन में कौतूहल बना हुआ होगा कि किससे तैयारी करें, कहाँ से तैयारी करें। तो आपको बताते चले, जेटेट परीक्षा में यदि आपको परचम लहराना है तो आप झारखंड राज्य के अनुमोदित पाठ्यक्रम JCERT किताब को पढ़ना कभी भी नहीं भूलेंगे। बाहर का प्रैक्टिस सेट लेकर के यदि आप पढ़ रहे हैं तो वो आपके साथ धोखा हो रहा है, ठीक है। तो आप JCERT जैक का किताब ले लीजिए, जो कि आपको झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालयों में मिलते हैं। अगर आपको नहीं मिल पाता है तो हम देखिए यहाँ पे झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालय से आपको हूबहू हैंड रिटेन नोट्स डेली बना करके, जो आपका न्यू सिलेबस आया है उसके आधार पर यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का, चाहे आप 1 से 5 के शिक्षक हो, चाहे 6 से 8 का शिक्षक हो, सभी की तैयारी करवाते हैं। आप घर बैठे यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके सभी सब्जेक्ट का केवल 500 रुपये में तैयारी कर सकते, जिसके लिए देखिए यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर दिया गया है 9631054226 पर आप संपर्क करके यहाँ से सभी कोर्सेज परचेज भी कर सकते हैं, तैयारी भी कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज बन गए हैं, तो आप अवश्य संपर्क कर लेंगे, घर बैठे ही तैयारी यहाँ से हो जाएगी। चलिए देखते हैं नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है। राज तरंगिणी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है। ये भी 1001 बार पूछा गया प्रश्न है। चाणक्य के द्वारा, कौटिल्य के द्वारा, कलहन के द्वारा, या कोई नहीं, ठीक है। तो चाणक्य या कौटिल्य कौन सा लिखे हैं, अर्थशास्त्र लिखे हैं, जिसमें मौर्य शासन के प्रशासन की जानकारी है। जबकि राज तरंगिणी किसके द्वारा लिखा गया है, कलहन के द्वारा लिखा गया है। राज तरंगिणी नामक पुस्तक जो है कलहन के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। राज तरंगिणी में किसके इतिहास का वर्णन है। राज तरंगिणी में किसके इतिहास का वर्णन है। पंजाब का इतिहास, कश्मीर ताड़, कश्मीर पाकिस्तान, ठीक है। तो राज तरंगिणी में किसके इतिहास का वर्णन है, कश्मीर के इतिहास का वर्णन है राज तरंगिणी में, ठीक है। कश्मीर के राजवंशों के इतिहास का वर्णन है। भारत का पहला पूर्ण ऐतिहासिक ग्रंथ किसको माना जाता है। भारत का पहला पूर्ण ऐतिहासिक ग्रंथ किसको माना जाता है। वानभट्ट, राज तरंगिणी, अर्थशास्त्र, कोई नहीं, ठीक है। तो भारत का पहला पूर्ण ऐतिहासिक ग्रंथ जो है वो आपका राज तरंगिणी को ही माना जाता है, ठीक है। दम याद रखिएगा कि राज तरंगिणी को पहला पूर्ण ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है। वानभट्ट किसके द्वारा लिखा गया है। वानभट्ट किसके द्वारा लिखा गया पुस्तक है। न्यूटन, चाणक्य, हर्षचरित्र, या कोई नहीं, ठीक है। तो वानभट्ट जो है हर्षचरित्र के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। याद रखिएगा वानभट्ट का संबंध हर्षचरित्र से। ये भी 1001 बार पूछा गया प्रश्न है, बहुत ही MBBI प्रश्न है, ठीक है। तो हम केवल यहाँ पर JCERT जैक के किताब का MBBI प्रश्न ही लेकर के आते हैं। जो शिक्षक अब तक नहीं जुड़े हैं वो ज़रूर जुड़ जाएंगे। बहुत ही चीप रेट में आपको सारे यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा छोड़ के सभी का यहाँ पर आपको PDF और वीडियो साथ में दे दिया जा रहा है, जिससे आप घर बैठे ही तैयारी कर सकते हैं। इसमें राजा हर्षवर्धन के इतिहास की जानकारी मिलती है, ठीक है। नेचुरल हिस्ट्री का नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है। टॉलमी, प्लिनी, मेगास्थनीज, कोई नहीं। तो नेचुरल हिस्ट्री का नामक पुस्तक जो है प्लिनी के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है, प्लिनी के द्वारा लिखा गया है। मेगास्थनीज किसके दरबार में आए थे। चंद्रगुप्त मौर्य, जहांगीर, हर्षवर्धन, पुलकेशिन द्वितीय, ठीक है। तो यहाँ पर मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए हुए थे, ठीक है। बहुत बार हमने आपको रिपीट भी करवाया है और ये बहुत ही MBBI प्रश्न भी है। इसके एक ट्रिक भी आपको हमने बताया है, जो थ्योरी पेपर बनाया है उसमें क्या बताया था आपको कि मैंगो चंद्रमौसी लाएगी। मैंगो कौन लाएगी, चंद्रमौसी लाएगी। तो मैंगो में जो है ये मेगास्थनीज याद कीजिएगा। क्या याद कीजिएगा, मेगास्थनीज। चंद्र से चंद्रगुप्त मौर्य याद रखिएगा, चंद्र से चंद्रगुप्त, और मौसी में मौ से मौर्य, यानी मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मैंगो चंद्रमौसी लाएगी, उससे क्लियर हो जाता है। तो इससे भी याद कर लीजिएगा, जिससे आपको डाउट क्लियर हो। बाकी यहाँ पर देखिए हमने ट्रिक जो बनाया है उसको आपको यहाँ बना के भी दे दिया है, तो आप इसको 1-2 बार लिख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इंडिका नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है। इंडिका नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है। इंडिका पुस्तक बहुत ही MBBI प्रश्न है, याद करके जाइएगा। यहाँ से प्रश्न छप रहा है इतिहास लेखन के स्रोत से, जो छप रहा है प्रश्न एग्जाम में वो यहीं से है, ठीक है, इसी PDF से है, ठीक है। तो इसको पढ़ के जाना है आपको। इंडिका नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है। चंद्रगुप्त मौर्य, मेगास्थनीज, टॉलमी, या कलहन, ठीक है।
तो इंडिका जो है आपको किसके द्वारा लिखा गया है? इंडिका नामक पुस्तक जो है मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया है। और इस पुस्तक में क्या है? तो मौर्यकालीन प्रशासन का अनूठा विवरण है। ठीक है, मौर्यकालीन प्रशासन का अनूठा विवरण है। CU की पुस्तक के लेखक कौन है? मेगास्थनीज, हर्षवर्धन, कलहन या ह्वेनसांग। ठीक है, CU की पुस्तक के लेखक कौन है? तो CU की पुस्तक के लेखक जो है आपका ह्वेनसांग है। ये जो ह्वेनसांग है वो चीनी बौद्ध यात्री, भिक्षु यात्री थे। और ह्वेनसांग जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे और इन्होंने ही CU की पुस्तक लिखा है जिसमें पश्चिमी देशों का रिकॉर्ड है। CU की पुस्तक में कौन से देशों का रिकॉर्ड है? तो पश्चिमी देशों का रिकॉर्ड है। ठीक है, तो ये CU की ह्वेनसांग से याद रखिएगा। ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया? ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आए थे? हर्षवर्धन, कौटिल्य, जहांगीर, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, हर्षवर्धन किसके शासनकाल में भारत आए थे? तो देखिए ह्वेनसांग जो है किसके शासनकाल में थे? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए हुए थे। देखिए इसका एक ट्रिक भी आपको हम बताए थे शासनकाल का याद रखने का हर्षवर्धन के लिए। तो देखिए क्या होता है ना कि जब आपके घर में हवन होता है, जब आपके घर में हवन होता है, हवन कब होता है? जब खुशी होती है तब आप हवन पूजा पाठ करते हैं। तो इसको याद रखना है हमको कि हवन से हर्ष होता है, हवन से हर्ष होता है, मतलब खुशी होती है। हवन का मतलब है देखिए ह्वेनसांग, हवन का मतलब क्या है? ह्वेनसांग। और हर्ष का मतलब है देखिए हर्षवर्धन, हर्ष का मतलब है हर्षवर्धन। यानी ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आए? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे ह्वेनसांग। क्लियर? चलिए अब देखिएगा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? हवन से हर्ष होता है, हवन से हर्ष होता है, हवन से ह्वेनसांग और हर्ष से हर्षवर्धन। यानी ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आए? हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे। किताब उल हिंद या तहकीक हिंद पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत बारी प्रश्न है, आपको बता देते हैं, MBBI प्रश्न जेटेट में भी आया हुआ है। ठीक है, तहकीक उल हिंद या तहकीक हिंद ये 12-16 में प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, इसके लेखक कौन है? मेगास्थनीज, टॉलमी, पिलनी या अलब्रूनी। ठीक है, तो किताब अल हिंद हम पढ़ते हैं, अल हिंद या तहकीक हिंद। तो देखिए इसमें अल हिंद अहिंद जो लग रहा है अल, तो ये अल में है, अल से हो जाता है देखिए अलबरूनी, अलबरूनी। तो इस किताब का नाम ऐसे पकड़ाता है, ठीक ना, इसी तरह से पकड़ा जाता है। तो अल हिंद तो अलबरूनी, तहकीक हिंद तो अ से भी अलबरूनी। तो याद रखिएगा अलबरूनी, यानी राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, देखिए किताब उल हिंद पुस्तक का दूसरा नाम तहकीक हिंद है और यह अलबरूनी के द्वारा लिखा गया है। अलबरूनी कौन थे? तो 11वीं शताब्दी में प्रसिद्ध तुर्क आक्रमणकारी मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। अलबरूनी किसके साथ भारत आए थे? तो ये मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आए थे। इस पुस्तक के माध्यम से भारत के धर्म, दर्शन, त्यौहार, विशेष रीति रिवाज की जानकारी मिलती है। ठीक है, शाहनामा नामक पुस्तक की रचना फिरदौसी के द्वारा किया गया था। शाहनामा नामक पुस्तक की रचना किसके द्वारा किया गया? फिरदौसी के द्वारा किया गया था, जिसमें फिरदौसी भी मोहम्मद गजनवी के समय में लिखा था। तो ये भी प्रश्न बहुत बार आया हुआ है कि शाहनामा नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया, बहुत बार आया है। 1001 बार इस प्रश्न को मान लीजिएगा। तो ये फिरदौसी के द्वारा किया गया है। ठीक है, और फिरदौसी भी किसका था? मोहम्मद गजनवी के समय ही लेखक था। ठीक है, और यहाँ पर जो मोहम्मद गजनवी के समय जो भारत आया अलबरूनी वो भी था। ठीक है, क्लियर? तो मोहम्मद गजनवी के साथ दोनों का है, शाहनामा का भी रचना है और अलबरूनी तहकीक हिंद का भी रचना है। रेहला या कहीं कहीं रिहला नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? ठीक है, रेहला या रिहला नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? किसी किसी किताब में रेहला लिखा हुआ मिल रहा है, किसी में रिहला। तो दोनों याद रखिएगा किसके द्वारा लिखा गया? इब्न बतूता, मेगास्थनीज, कलहन या अलबरूनी। ठीक है, तो देखिए मैंगो चंद्रमुशलागी यानी मेगास्थनीज तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में थे। ठीक है, कलहन ने राजतरंगिणी लिखी है, अलबरूनी ने अल हिंद लिखा है। ठीक है, बच गया इब्न बतूता। तो रेहला नामक पुस्तक जो है वो इब्न बतूता के द्वारा ही लिखा गया है। ठीक है, रेहला के राज्यपाल, मुख्य चुनाव आयोग, भारत के नियंत्रक व महान लेखा परीक्षक या सभी। तो राइट आंसर डी होगा। इन सभी की नियुक्ति जो होता है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। देश के तीनों सेनाओं का प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री,
राज्यपाल, राष्ट्रपति या मुख्यमंत्री। तो देश के तीनों सेनाओं का प्रधान जो होते हैं आपका राष्ट्रपति होते हैं। लोकसभा को कहा जाता है प्रथम सदन, अस्थायी सदन, निम्न सदन या सभी। ठीक है, तो लोकसभा को प्रथम सदन भी कहा जाता है, अस्थायी सदन भी कहा जाता है, निम्न सदन भी कहा जाता है। राइट आंसर डी होगा सभी। इसका एक ट्रिक है पान लो। ठीक है, पान में पी से है प्राथमिक सदन, ए से है अस्थायी सदन और एन से है निम्न सदन और लो से है लोकसभा। यानी लोकसभा को प्राथमिक सदन, अस्थायी सदन और निम्न सदन तीनों कहा जाता है। लोकसभा को कहा जाता है लोकप्रिय सदन, जनता का सदन, प्राथमिक सदन या सभी। तो राइट आंसर डी होगा, लोकसभा को सभी कहा जाता है। लोकसभा में निर्वाचित सदस्य होते हैं 540, 552, 543 या कोई नहीं है। तो लोकसभा में निर्वाचित सदस्य जो होते हैं वो होते हैं आपके 543, इसमें 530 राज्यों से आते हैं। लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे? सुषमा स्वराज, मीरा कुमार, इंदिरा गांधी या कोई नहीं है। तो लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष जो थे वो मीरा कुमार हैं। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड या बिहार। ठीक है, तो कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? उत्तर प्रदेश जो है सबसे अधिक प्रतिनिधि भेजता है। झारखंड क्षेत्र में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 10, 12, 13 या 14। तो झारखंड में लोकसभा सदस्यों की संख्या 14 है। संघ सूची और समर्थित सूची पर किसका कानून बनाने का अधिकार है? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या कोई नहीं। ठीक है, तो संघ सूची और समर्थित सूची पर जो कानून बनाने का अधिकार है वो आपका लोकसभा का है। संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है? भाग 1, भाग 2, भाग 3 या भाग 8। ठीक है, तो संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? 6, 7, 8 या कोई नहीं। तो वर्तमान में भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं। प्रारंभ में भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? प्रारंभ में भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? 6, 8, 7 या 9। तो प्रारंभ में मौलिक संविधान में जो है 7 मौलिक अधिकार थे। अब यहाँ पर 6 हो गया है। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर कानूनी अधिकार में शामिल कर दिया गया है। भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है सार्वजनिक संपत्ति को बर्बाद करना, हिंसा का परित्याग करना, धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देना, भारत में एकता और अखंडता को बनाए रखना। तो कौन सम्मिलित नहीं है? तो सार्वजनिक संपत्ति को बर्बाद करना यह जो है सम्मिलित नहीं है। रेशम का उत्पादन किससे जुड़ा हुआ है? आपको बताना है कि रेशम का उत्पादन किससे जुड़ा हुआ है। यहाँ से देख लीजिएगा। देखिए, हम केवल इम्पोर्टेंट प्रश्न करवा रहे हैं और कम प्रश्न करवा रहे हैं, ये आप लोग समझ लीजिएगा। कम प्रश्न पढ़ के आपको निकालना है कि अधिक प्रश्न के पढ़ के ग्रंथ पढ़ते रहना है, आपको डिसाइड करना है। अगर कम पढ़ के निकालना है तो JCERT जैक का सब नोट्स और उसका PDF वीडियो देख लीजिए। एक लाइन से आपको हम सजा करके दे देंगे, वहाँ से 101% पास होने की हम आपको गारंटी देते हैं। ठीक है, रेशम का उत्पादन किससे जुड़ा हुआ है आपको बताना है। एग्रीकल्चर, पिसिकल्चर, सेरीकल्चर या फ्लोरिकल्चर। ये कल्चर वाली सभी चीज़ें आपको JCERT किताब दी गई, यहाँ से एक प्रश्न आपका छपेगा। ठीक है, तो अब देखिए एग्रीकल्चर किससे जुड़ा हुआ है? तो एग्रीकल्चर हम लोग कृषि कहते हैं, तो एग्रीकल्चर का संबंध कृषि कार्य से है। पिसिकल्चर किससे जुड़ा हुआ है? तो पिसिकल्चर जो है पिसने वाली चीज़ें, ये मत्स्य पालन से जुड़ा हुआ है। सेरीकल्चर किससे जुड़ा हुआ है? तो ये सेरीकल्चर रेशम उत्पादन से जुड़ा हुआ है। और फ्लोरिकल्चर किससे जुड़ा है? फ्लोरी में फ्लावर, फ्लावर मतलब फूल, फूल से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इस तरह से आप एक एक करके जब याद कर लीजिएगा तो यहाँ से किसी भी तरह का प्रश्न रहेगा तो कन्फ्यूजन आपका नहीं रहेगा। तो रेशम मतलब सेरीकल्चर से जुड़ा हुआ है। राइट आंसर सी होगा। फूलों का उत्पादन किससे जुड़ा हुआ है? आपको बताना है कि फूलों का उत्पादन किससे जुड़ा हुआ है। सेरीकल्चर, फ्लोरिकल्चर, विटिकल्चर या कोई नहीं। ठीक है, सेरीकल्चर रेशम उत्पादन, फ्लोरिकल्चर फ्लावर फूलों का उत्पादन, विटिकल्चर द्राक्षस और अंगूरों से जुड़ा हुआ है या कोई नहीं। तो आपको फ्लोरिकल्चर यानी फ्लावर, फूल फ्लावर होता है, फ्लावर माने फ्लोरी याद रखिएगा, तो फ्लोरिकल्चर हो जाएगा। राजस्थान टेट 2014 में आया हुआ था। ठीक है, शहद का उत्पादन किससे जुड़ा हुआ है? पंजाब टेट 2018 में था। विटिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, एपीकल्चर, एग्रीकल्चर। ठीक है, चलिए विटिकल्चर मतलब विटी मतलब देखिए द्राक्षस और अंगूर होता है, अंगूर के उत्पादन से। फ्लोरिकल्चर फ्लो मतलब फ्लावर, फ्लावर यानी फूल से जुड़ा हुआ है। एपीकल्चर एप माने शहद या मधु होता है, तो यहाँ पर शहद से एपीकल्चर जुड़ा हुआ है। एग्रीकल्चर कृषि से जुड़ा हुआ है। ठीक है,
अगला प्रश्न है, धान की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी की आवश्यकता होती है? जलोढ़ मिट्टी, दोमट मिट्टी, काली मिट्टी या कोई नहीं। ठीक है, तो धान के लिए जो अधिक उत्पादन होता है वो जलोढ़ मिट्टी में होता है, तो उसके लिए जलोढ़ मृदा की आवश्यकता होती है। भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल या सभी। ठीक है, तो भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है वो आपका पश्चिम बंगाल है। कौन सा है? पश्चिम बंगाल चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। भारत की जनसंख्या का घनत्व कितना है? भारत का जनसंख्या का घनत्व कितना है? 324, 382, 328 या 321। ठीक है, तो भारत की जनसंख्या का घनत्व कितना है? 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, देखिए यहाँ पे नोट्स हमने बना दिया है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और ये क्या कहते हैं? तो किसी इकाई क्षेत्रफल पर रहने वाले लोगों की जनसंख्या को जनसंख्या का घनत्व कहते हैं। किसी इकाई क्षेत्रफल पर रहने वाले लोगों को जनसंख्या का घनत्व कहते हैं। किन कारणों से देश के अंदर बड़ी संख्या में लोग ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र की ओर पलायन कर रहे हैं? ऐसा कौन सा कारण है जिससे देश के अंदर बड़ी संख्या में लोग ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र की ओर पलायन कर रहे हैं? रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं, उपयुक्त सभी। ठीक है, तो देखिए रोजगार, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार नहीं मिलता है, इसके लिए लोग शहरी क्षेत्रों में पलायन करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की सुविधा नहीं है, इसलिए लोग शहरी क्षेत्रों में जा रहे हैं। स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है, इसलिए लोग शहरी क्षेत्र में जा रहे हैं। राइट आंसर डी होगा, उपयुक्त सभी होगा। देश में आने वाले लोगों को क्या कहते हैं? देश में आने वाले लोगों को क्या कहते हैं? उत्प्रवासी, प्रवासी, अप्रवासी या निवासी। ठीक है, तो देश में बाहर से आने वाले लोगों को हम लोग यहाँ पर है अप्रवासी कहते हैं, जो अपने देश में आते हैं, और जो अपना देश छोड़ के जाते हैं उसको उत्प्रवासी कहते हैं। प्राथमिक क्रिया में शामिल है, प्राथमिक क्रिया में शामिल है कृषि, खनन और उत्खनन, मछली उत्पादन सभी। ठीक है, देखिए प्राथमिक क्रिया में वैसे सभी चीज़ें शामिल होती है जो हमें प्रकृति से प्रथम बार प्राप्त होती है। ठीक है, जैसे कृषि, तो ये हमें प्रकृति प्रदत्त है। जो भी हम खेती करते हैं वो, अगर मूंग की खेती करते हैं तो मूंग हमें प्राप्त होती है, चना प्राप्त होते हैं। ये सब जो मूंग है, चना है, ये जो शुरू बार प्राप्त हो रहा है, ये हमारा क्या है? तब प्राथमिक क्रिया है। तो कृषि से प्राप्त होता है, इसलिए कृषि जो है प्राथमिक क्रिया है। और उत्खनन का मतलब जैसे पृथ्वी के गर्भ से जब आप कोयला निकालते, पेट्रोल निकालते, तो ये जो शुरू बार निकल रहा है जो कि कच्चे पदार्थ के रूप में है, तो ये प्राथमिक क्रिया है। ठीक है, लेकिन जब इसी को हम बाज़ार में उतार देते हैं, बेच देते हैं, एक बड़ी मात्रा में लोग ले जाकर के इसका व्यापार करते हैं, तो ये व्यापार जब करने के लाएंगे तो ये यहाँ पर द्वितीय क्रिया में शामिल होगा। ठीक है, इसलिए कृषि जो प्रथम बार हो रही है प्राथमिक क्रिया है। खनन और उत्खनन जो प्रकृति से निकल रही है वो प्राथमिक क्रिया है। मछली उत्पादन, सीधे तौर पर मछली का जो निष्कासन हो रहा है वो भी प्राथमिक क्रिया है। लेकिन मछली का यदि हम कोई चीज़ बना करके यदि बाजार में बेच दें तो वो द्वितीय क्रिया होगा। ये खनन उत्खनन से जो हम जैसे हेमाटाइट निकालें, मैग्नेटाइट निकालें, ठीक है, तो इससे लोहा जब बन के निष्कर्षण हो जाएगा तो वो द्वितीय क्रिया में चला जाएगा। क्लियर? जैसे गेहूं आप किए, अब गेहूं का आटा बना के यदि आप बाजार में ला दिए तो ये द्वितीय क्रिया हो गया। यहाँ पे हमने देखिए नोट्स आपको बना दिया है। प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत प्राकृतिक संसाधनों का सीधा उपयोग और निष्कर्षण शामिल है, जिसमें कृषि भी है, पशुपालन भी है, खनन भी है, उत्खनन भी है, मछली उत्पादन है, फलों का उत्पादन है, सब्जियों का उत्पादन है। ये सीधे प्राकृतिक रूप से पर्यावरण पर निर्भर है, इसलिए यह प्राथमिक क्रिया है। ठीक है, प्राथमिक क्रिया में शामिल है कोयला का निष्कर्षण, बिल्कुल, गेहूं का उत्पादन, बिल्कुल, मछली का उत्पादन, बिल्कुल, सभी। राइट आंसर डी। जो सीधे तौर से हम उत्पादन करते हैं उसको हम लोग प्राथमिक क्रिया में करते हैं, और इसी उत्पादन का यदि कोई प्रोडक्ट बना के बाजार में ला दिया जाता है तो वो उद्योग के रूप में आ जाता है और वो द्वितीय क्रिया में शामिल हो जाता है। काली मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उत्तराखंड टेट में पूछा था। काली मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? झारखंड टेट में भी आया था। ककोरी मिट्टी, दोमट मिट्टी, रेगुड़ मिट्टी या सभी। ठीक है, तो काली मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, काली मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी भी कहते हैं। काली मिट्टी में कौन सी फसल की जाती है? पंजाब टेट 2016 में पूछा था। गेहूँ, चावल, कपास या सभी। ठीक है, तो काली मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त मानी जाती है। कि सबसे बाहरी परत, बाह्य परत, ऊपरी परत, पहली परत। देखिए प्रश्न बहुत बार बहुत तरह से पूछता है कि पृथ्वी के सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं?
अब बाहरी न देकर के दे देगा पृथ्वी के बाह्य परत को क्या कहते हैं। अब बाह्य न देकर के कभी दे देगा पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं। ऊपरी परत न लिख के दे देगा कभी कहता पृथ्वी की सबसे पहली परत को क्या कहते हैं। भूपरपट्टी, मेंटल, करोड या कोई नहीं। ठीक है, ये उत्तराखंड टेट 2020 से पूछा गया था। उससे पूछा गया था कि पृथ्वी की सबसे बाह्य परत को क्या कहते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी के सबसे ऊपर वाली परत को हम लोग भूपरपट्टी कहते हैं, फिर नीचे वाले को मेंटल कहते हैं, फिर उससे नीचे वाले को करोड कहते हैं। ठीक है, भूपरपट्टी, मेंटल और करोड होते हैं। भूपरपट्टी में कौन सी धातु पाई जाती है। देखिए प्रश्न आया था, ये आपको झारखंड में भी आया था। तो देखिए याद रखिएगा, पहला होता है भूपरपट्टी, ठीक है, फिर होता है मेंटल, फिर होता है करोड। और इसको याद रखिएगा, सियाल, सीमा और निफे। तो सियाल मतलब सिलिका और एल्युमिनियम, और सीमा मतलब सिलिकॉन और मैग्नीशियम, और निफे मतलब निकेल और फेरस होता है। ठीक है, तो भूपरपट्टी में सियाल पाया जाता है, इसलिए सिलिका, और सियाल तो SI से सिलिका और AL से एल्युमिनियम। तो सिलिका, एल्युमिनियम, A और B दोनों, राइट आंसर C होगा, A और B दोनों हो जाएगा। ठीक है, सियाल किस परत में पाया जाता है। सियाल किस परत में पाया जाता है। भूपरपट्टी, मेंटल, करोडिया सभी। ठीक है, CG टेट 2012, झारखंड टेट 2012। तो सियाल में किस में पाया जाता है, भूपरपट्टी में पाया जाता है। इसमें सिलिका और एल्युमिनियम गैस की प्रधानता होती है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है। हरियाणा टेट 2014 और बिहार टेट 2023 में पूछा गया है कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है। परिक्रमण, दिन और रात, घूर्णन या अक्षीय झुकाव। तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना जो है क्या कहलाता है, आपको घूर्णन कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, घूर्णन। पृथ्वी पर दिन एवं रात बराबर होते हैं। पृथ्वी पर दिन एवं रात बराबर होते हैं 21 जून एवं 23 दिसंबर, 21 मार्च एवं 23 सितंबर, 22 जून एवं 21 सितंबर, 22 सितंबर 21 जून। ठीक है, तो पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं 21 मार्च एवं 23 सितंबर को। जब पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं तो पृथ्वी की इस स्थिति को क्या कहते हैं। जब पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है। विश्व, उत्तरायणात, परिक्रमण या अक्षीय झुकाव। तो उस स्थिति को हम लोग विश्व कहते हैं। CG टेट 2014 में पूछा गया प्रश्न है। टिस्को भारत के किस राज्य में स्थित है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। टिस्को टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी झारखंड राज्य में स्थित है। यूपी टेट 2016 में पूछा था। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी किस नदी के तट पर स्थित है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी किस नदी के तट पर स्थित है। स्वर्णरेखा नदी, खरकई नदी, स्वर्णरेखा और खरकई नदी के संगम साक्षी समीप साक्षी में, या यहाँ पर आपको कोई नहीं। ठीक है, राइट आंसर C हो जाएगा। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जो है स्वर्णरेखा और खरकई नदी के संगम पर ही स्थित है। ठीक है, जमशेदपुर शहर किस नदी के तट पर स्थित है। दामोदर, कोसी, स्वर्णरेखा, खरकई या सभी। ठीक है, तो जमशेदपुर शहर जो है वो कहाँ पर स्थित है। तो जमशेदपुर शहर जो है आपका ये स्वर्णरेखा और खरकई नदी के संगम पर स्थित है। झारखंड टेट में पूछा भी था। स्वामी विवेकानंद का जन्म दिवस जो युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है। 10 जनवरी, 11 जनवरी, 12 जनवरी या 13 जनवरी। ठीक है, तो 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन है और उस दिन को हम लोग युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया। स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, आत्माराम पांडुरंग, कोई नहीं। ठीक है, तो प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग के द्वारा किया गया था। प्लासी का युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया। रॉबर्ट पियरेन, रॉबर्ट क्लाइ, रॉबर्ट पियरे या कोई नहीं। ठीक है, देखिए एक ट्रिक हम आपको बताए थे जब इसका हम PDF आपको दिए हैं, उसमें आपको मिला है। देखिए पी कर बकता है मूर्ख, पी कर बकता है मूर्ख। पी से प्लासी का युद्ध, और कर में र से है रॉबर्ट और क से क्लाइव, यानी प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया। और बकता है मूर्ख, बक से हो गया बक्सर का युद्ध, और है से है हेक्टर मुनरो। ठीक है, हेक्टर मुनरो, यानी प्लासी का युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव और बक्सर का युद्ध में हेक्टर मुनरो। ठीक है, तो प्लासी का युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया। रॉबर्ट क्लाइव ने किया, राइट आंसर B हो गया। बक्सर का युद्ध कब हुआ। 22 अक्टूबर 1764, 22 अक्टूबर 1763, 22 अक्टूबर 1765 या कोई नहीं। ठीक है, तो बक्सर का युद्ध जो है 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को हुआ। एक्ट के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट, 1772 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट, 1771 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट या कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका है 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था। झारखंड में अंग्रेज़ों का प्रवेश किस ओर से हुआ। जमशेदपुर,
पलामू, पश्चिम सिंहभूम या लातेहार। तो झारखंड में अंग्रेज़ों का प्रवेश जो हुआ था वो आपको पश्चिमी सिंहभूम की तरफ से हुआ था। झारखंड में 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत किस जिला से हुआ था? हजारीबाग, छोटा नागपुर, साहेबगंज या पलामू। तो झारखंड में 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत हजारीबाग जिले से हुई थी। ठीक है। 12 जून, देखिए नोट कर दिए, 12 जून 1857 ईस्वी को क्रांति की शुरुआत वर्तमान देवघर के रोहिणी गांव, और उस समय यह हजारीबाग जिला में स्थित था। ठीक है। देवघर के रोहिणी गांव से हुआ था और उस समय यह कहाँ स्थित था? कौन जिला में? हजारीबाग जिला में स्थित था। सन 1857 ईस्वी की क्रांति में पूरे छोटा नागपुर में सबसे पहले 4 अक्टूबर 1857 ईस्वी को चतरा की काली पहाड़ी के पास किस क्रांतिकारी को फांसी दिया गया? सन 1857 ईस्वी की क्रांति में पूरे छोटा नागपुर में सबसे पहले 4 अक्टूबर 1857 ईस्वी को चतरा की काली पहाड़ी के पास किस क्रांतिकारी को फांसी दिया गया? जयमंगल पांडे, नादिर अली, ए और बी दोनों या कोई नहीं। ठीक है। तो सन 1857 ईस्वी क्रांति में पूरे छोटा नागपुर में सबसे पहले 4 अक्टूबर को जयमंगल पांडे और नादिर अली दोनों को फांसी दिया गया था। 21 अप्रैल 1858 ईस्वी को रांची से किस स्वतंत्रता सेनानी को फांसी पर लटका दिया गया? पांडे गणपत राय, नादिर अली, नीलांबर, पीताम्बर। तो पांडे गणपत राय को 21 अप्रैल 1858 ईस्वी को रांची की स्वतंत्र फांसी पर लटकाया गया था। द्वितीय विश्व धर्म सम्मेलन में किसने भाग लिया? राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद या कोई नहीं। द्वितीय विश्व धर्म सम्मेलन में आपका स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया। आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता किन्हें कहा जाता है? आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता किन्हें कहा जाता है? राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती या कोई नहीं। ठीक है। तो आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता स्वामी विवेकानंद को कहा जाता है। किनको कहा जाता है? स्वामी विवेकानंद को। नौ हिंदू जागरण का संस्थापक किसको कहा जाता है? नौ हिंदू जागरण का संस्थापक किसको कहा जाता है? राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती या कोई नहीं। तो नौ हिंदू जागरण का संस्थापक जो है आपको स्वामी विवेकानंद को जाना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? बेमोस चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी, ए और बी दोनों या कोई नहीं। राइट आंसर सी होगा। बेमोस चंद्र बनर्जी का ही नाम है WC बनर्जी। राइट आंसर सी हो जाएगा। कैसे क्षेत्रों में उगाया जाता है? नील अगर उगाना है तो उस क्षेत्र की कैसी जलवायु होनी चाहिए? आर्द्र पतझड़ वन, उष्णकटिबंधीय, शीतोष्णकटिबंधीय या कोई नहीं। ठीक है। तो नील जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में लगाया जाता है। प्लासी का युद्ध कब हुआ आपको बताना है। 23 जून 1757, 22 जुलाई 1757, 21 मई 1758, 24 मई 1757। ठीक है। तो प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो प्लासी का युद्ध आपका हो गया 23 जून 1757 ईस्वी को। प्लासी का युद्ध किनके बीच हुआ था? अंग्रेज और मीर कासिम के बीच, अंग्रेज और मीर जाफ़र के बीच, अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच या कोई नहीं। ठीक है। तो प्लासी का युद्ध जो हुआ था वो हुआ था अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, जिसमें अंग्रेज की जीत हुई थी और सिराजुद्दौला का हार हुआ था। ठीक है।